नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर सीरीज चल ही रहा है। तो ज्योग्राफी, जी हाँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटी पूरा करा दिया है। 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी पॉलिटी यानी संविधान के प्रश्न पूछे गए थे, सबको मैं साल बाई साल, किसी वीडियो में 2 साल, किसी वीडियो में 1 साल, ऐसे करके मैं आपको बताया हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के उसको अवश्य देखें। उसी प्रकार से ज्योग्राफी का भी मैं 2014 तक के सभी प्रश्न करा दिया हूं। आज के वीडियो में 2013 और 2012 के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें जो भी बचा रहेगा उसको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक ना। तो यह सेकंड लास्ट वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, जिस भी क्वेश्चन को लेते हैं उसको अच्छे से समझते हैं, ताकि एग्जाम में जब दोबारा वह क्वेश्चन आए या उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। देखिए, चूंकि ये 2013 का क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे उनके लेवल बहुत ही कम होगा और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, चूंकि है ये पहले का क्वेश्चन तो लेवल जाहिर सी बात है कि आज से 11 साल पहले तो भाई लेवल थोड़ा कम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो देखिए, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, ऑप्शन है गंगा, बागमती, कोसी और महानंदा, ठीक ना। तो आपको पता है कि बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को क्यों कहा जाता है कि कोसी नदी जो है यह हर बार अपना मार्ग बदल देती है। तो कभी यहाँ कोई बस्ती है तो एक बार जब नेपाल से आती है ये बाढ़ पानी लेकर के तो यहाँ बाढ़ पहुंचा देती है, फिर अगली बार मार्ग बदल देगी। यहाँ के लोग तैयारी किए रहेंगे बाढ़ से निपटने के लिए, तो मार्ग बदल के फिर यहाँ बाढ़ ले आएगी। ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है और अन्य अन्य क्षेत्रों में यह बाढ़ उत्पन्न करती है। इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। जी हाँ, कमेंट करिएगा आप लोग कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का शोक जो है वह दामोदर, जी हाँ, किसे? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप क्लियर हो लीजिए, ठीक ना, दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा तीसरी बार आ गया है बिहार पुलिस में। अब आप लोग कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नहीं आता है, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। अगर पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो नाथुला दर्रे से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तीसरी बार है। तो नाथुला दर्रा आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हमने एक ट्रिक भी बताया था, जयलेपला और नाथुला, ये दोनों जो है वह सिक्किम में है। तो नाथुला को तीसरी बार पूछा गया, तो हो सकता है अगली बार या फिर किसी अन्य एग्जाम में जयलेपला पूछ दे। तो दोनों याद रखेंगे, जयलेपला आपका कहाँ है? सिक्किम, और नाथुला भी सिक्किम में है। और बोमडीला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के दर्रे तो आपको याद ही हैं, फेमस दर्रे, है ना, तो आप इतना जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहने का मतलब है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? आपको पता है 1992, वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। इसलिए इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, तो बताएंगे वही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो याद रखना है 1992, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, केपंटी, धुआंधार, जोग और शिव समुद्र। तो देखिए, अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में दूसरा जो है वह है बराही पानी, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से पूछा गया है जिस वर्ष, उसके हिसाब से आंसर होगा जोग। जी हाँ, जोग या गरसोप्पा, यह आपके कर्नाटक में है, तो ध्यान दीजिएगा उस समय के हिसाब। अभी वर्तमान पूछे तो बताएंगे बराही पानी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए,
हम डिटेल में वीडियो लाएंगे झील पर और ये जलप्रपात पर, इन पर डिटेल में वीडियो लाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो परेशान ना होइए। अगला, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट से समझना है, देखिए ये भारत का दक्षिणी पॉइंट हमने बनाया है ना। इधर आपका पता है कि ये केरल है जिसको मालाबार तट कहते हैं, और ये तमिलनाडु का भाग है जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कह रहा है कि शीतकालीन, यानी कि शीत मतलब ठंडा, ठंडी के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो कारण पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि गर्मी के दिनों में केरल में वर्षा होती है, तो बताएंगे आप दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो ITCZ है यह कर्क रेखा के आसपास आपको दिखाई देता है। सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पड़ती हैं, यहाँ ज्यादा गर्मी होगा तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी गर्म होकर, नीचे जो है कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। आपको पता है कि हवाएं जो है वह अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो जब इधर से हवाएं चलती हैं यहाँ से भूमध्य की ओर से, तो इधर से पानी भर के और लबालब इधर ले जाना शुरू कर देती हैं। उसी क्रम में टकरा के बारिश होती है। जाड़े के दिन में ठीक इसके विपरीत होता है। जाड़े के दिन में पता है कि सूर्य जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से क्या होता है कि मकर रेखा के आसपास ये जो ITCZ स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होता है, कम वायुदाब का क्षेत्र। अब इधर से हवाएं जो इधर भरने के लिए चलती हैं, इधर से चलती है ना, उसी क्रम में यहां से लबालब जलवाष्प उठाएंगी और आकर के टकराएंगी। तो ये कौन सी हवा हो गई भैया? देखिए ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है और ये पूरब दिशा है। तो उत्तर पूर्वी हवाएं जो है यह आकर के बारिश कराती हैं। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा, है ना। अगर नहीं समझा है भाई तो एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको इतना पता लेकिन होना चाहिए कि हवाएं कैसे चलती हैं, क्योंकि अगर इतना नहीं पता है तो थोड़ी कठिनाई होगी, है ना। चलिए आगे। चंद्रमा की घूर्णन अवधि, तो आपको पता है कि 27.5 दिन लगभग, है ना। तो ऑप्शन देखिए 24 घंटा 28 दिन 12 घंटा 1 वर्ष, तो 27.5 दिन यानी कि 28 दिन इसको हम लगभग मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला जीव कौन है? एक कुतिया है जिसका क्या नाम था? लाइका। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कारक कौन सा ऐसा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी की परिभ्रमण गति। देखिए तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह परिभ्रमण गति होगा। अब देखिए आपको पता है कि भूमध्य रेखा से अक्षांश अगर ज्यादा दूर है तो यहाँ का जलवायु कुछ और होगा, भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु कुछ और होगा, है ना। यहाँ बहुत ठंडा हो जाएगा। अक्षांश रेखा में अगर परिवर्तन होगा तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो ठंडा, विषुवत रेखा की ओर गर्म। तो अक्षांश से प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है समुद्र से दूरी। आपने देखा कि भारत को अगर मान लेते हैं ये तमिलनाडु के आसपास समुद्र है और यहाँ बिहार के आसपास समुद्र नहीं है। बिहार में देखते हैं कि ठंडा अधिक हो जाता है, जबकि वहीं तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र के पास जो समुद्रीय तट है वहाँ लगभग तापमान बराबर रहता है। तो इस पर भी जलवायु का असर पड़ता है। तीसरा, पृथ्वी की परिक्रमण गति देखिए होता क्या है कि परिक्रमा सूर्य की कर रहा है, तो जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो यहाँ पर कभी गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडी, है ना। तो तापमान का असर यहाँ भी पड़ेगा, ठीक। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि परिभ्रमण गति, अपने ही चक्कर लगा, मतलब अपने ही धुरी पर घूमना, उससे दिन रात होता है, उससे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी, ठीक ना। वह सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। मतलब परिभ्रमण गति से इसको प्रभावित नहीं होता है, इसके तापमान को, ठीक। ध्यान दीजिएगा।
भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से हैं? हम चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, है ना, फिर आ गया त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 गया। अब कौन सा राज्य नहीं है? तो अभी हमने बताया बिहार, इसमें बिहार का कहीं नाम नहीं लिया गया है, तो बिहार में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? तो अगर सबसे ज्यादा पूछे कि कर्क रेखा की लंबाई, तो बता दिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वह राजस्थान में है। कर्क रेखा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो वह क्या है भैया? राजस्थान। चले आगे। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो है वह किस राज्य में है? तो आपको पता है कि यह उड़ीसा में है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ है, जर्मनी के सहयोग से। तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये थे 2013 के प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं, हाँ एक और है, खरीफ फसल का मौसम है। तो आपको पता है दोस्तों कि खरीफ फसल में क्या क्या आता है? धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है ना। और ये सब आपको कब बोया जाता है? तो जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच इसका मौसम है। तो देखिए ऑप्शन में जुलाई से अक्टूबर, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात का भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपका 2013 में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2012 प्रथम पाली के हैं। 9 दिसंबर 2012, जी हाँ 9 दिसंबर 2012 को जब एग्जाम हुआ था, तो उसी का क्वेश्चन है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपको पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी। अगला, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण को परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। तो आपको पता है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में एक लेयर है जो ओजोन परत का लेयर है ना। तो अब देखिए ऑप्शन के अनुसार वैसे राइट आंसर तो मंडल अगर पूछेगा तो समताप मंडल होना चाहिए, लेकिन अब ओजोन मंडल दिया हुआ है तो ओजोन मंडल सही लगाइएगा। बाकी ओजोन मंडल कोई मंडल नहीं है, ये समताप मंडल में ही ओजोन गैस का लेयर है, ओजोन परत का लेयर, ओजोन परत है। तो ऑप्शन के अनुसार ओजोन मंडल यानी ए इज द राइट आंसर कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी पर, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जी हाँ। चलिए आगे। विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा क्या होती है? प्रतिविषुवतीय धारा, प्रतिविषुवतीय जो धारा होती है उसकी प्रवाह होती है पश्चिम से पूरब, और विषुवतीय धारा होगी उसकी पूरब से पश्चिम। तो याद रखिएगा, प्रतिविषुवतीय पूछे तो पश्चिम से पूरब, ध्यान रखिएगा। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, समान दाब यानी आइसोबार, ठीक ना। समान दाब, अब पूछता है कि मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समान दाब पूछे तो बताएंगे आइसोबार, समान ऊंचाई पूछे तो बताएंगे आइसोहाइप, समान वर्षा वाले स्थान तो बताएंगे आइसोहाइट, कंटूर रेखा समान ऊंचाई वाला होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के अवश्य देखिए, पहले देखिए भाई। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ऐसे इधर से इधर नहीं आती है। भारत का नक्शा आप यहाँ देख रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि पूर्व से पश्चिम नहीं आती है। आपको पता है नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों आती है, लेकिन चंबल जो है यह दक्षिण से उत्तर, है ना। इधर से चंबल की पहाड़ी से जाकर के यमुना में मिल जाती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही जब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाता है दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल में मैप से ज्योग्राफी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जीवन भर नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, मैं रटवाता नहीं हूं, आप लोगों को पता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। बस डिजिटल बोर्ड की लगने का इंतजार है, आप लोग के सहयोग से जल्द ही लगाएंगे। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, सहयोग बनाए रखिए, है ना।
फिर चलिए आगे। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था। देखिए संपूर्ण पृथ्वी जो अभी वर्तमान आप देख रहे हैं पृथ्वी का नक्शा, तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हैं सब अलग अलग। लेकिन एक समय ऐसा था जब सब एक में थे, सटे हुए थे। तो पूछ रहा है कि ये एक स्थल खंड था, इसका क्या नाम था? तो इस सामूहिक जो एक था उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। अब पूछता है घुमा के क्वेश्चन कि जो यह दो भागों में टूटा है तो दक्षिणी भाग का क्या नाम पड़ा और उत्तरी भाग का क्या नाम पड़ा? तो आपको पता है कि दक्षिणी जो भाग है, जो दक्षिणी भाग है वह है गोंडवाना लैंड, और जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड कहते हैं। अब पता है यहाँ एक और फंसाता है। अब जानते हैं आप कि भारत उत्तर में है, भारत ये कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में, और उत्तर में हमने बताया कि अंगारा लैंड। तो पूछता है कि भारत जो है यह किस भूखंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का कि गोंडवाना लैंड का? तो जो नहीं जानेंगे वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये अंगारा लैंड वाला उत्तर में था और इधर था गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड का हिस्सा होगा। लेकिन नहीं, भारत जो है वो अफ्रीका के भाग से टूट करके गया है, तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो आपको पता है सियाल, सीमा और नीफे। जी हाँ, सियाल, सीमा और नीफे आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो सियाल, सीमा और नीफे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहाँ वर्षा अत्यधिक होता है, तो यहाँ रसदार फल अत्यधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1954 में पंचशील का प्रतिपादन हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फूलों की घाटी स्थित है, आपको पता है कि फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही प्रश्न थे दोस्तों जो कि पूछे गए थे 2013 और 12 में ज्योग्राफी के, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को देखते होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं उसको नोट भी करते होंगे या तो समझते होंगे, है ना। क्योंकि देखिए जब तक आप चीज़ों को जोड़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप फिर उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को जोड़िए और हो सके तो उसको नोट भी करिए, ताकि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ही आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया है तो भाई काम की चीज़ है, पसंद आए ना आए लेकिन चीज़ तो है काम की, है कि नहीं। तो देखिए और एंजॉय करिए। मिलेंगे फिर। जय हिंद, नमस्कार।